Hello guys, welcome back in V Zone. This is Bert. And we Today we are going to react on the art of anime or Death Note. ये कुछ कंबाइन कर दिया क्या? हाँ ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने. अच्छा, वेरी गुड बाय ध्रुव राठी. सो हमारे एक फ्रेंड भाई साहब स्कल ब्रो बहुत सारे कमेंट कर दिए 20-25 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी कमेंट करते हुए. तो यार ऐसे अवॉइड नहीं करते, हम बताते भी नहीं हैं. एनिमेशन के बारे में कुछ खास नॉलेज एनिमी से नॉल कुछ खास नॉलेज है नहीं ना हमें. एनिमेशन अच्छा ओह गॉड एनिमीज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनिमेशंस. अच्छा इतना बुद्धि नहीं है. सो दोस्तों लेट्स चेक इट आउट इसके अंदर क्या कुछ है. बाकी मैं डेथ नोट के बारे में सिर्फ सुना है, मैं बताता हूँ हमेशा. डेथ नोट भी एक अच्छा एनीमे ऐसा बताते हैं लोग. और इवन उसने भी 20 वर्ष मैंने बहुत बार सुना है. बट हम दोनों में से किसी को भी आई डोंट थिंक सो कि हमें डेथ नोट के बारे में कुछ आइडिया है. और इतना टाइम नहीं है देखने का. टाइम ही है. तो लेट्स गो देखते हैं क्या अच्छा है. सो लेट्स चेक इट आउट. अच्छा ही होगा फॉर श्योर. इसमें डिकोड विद ध्रुव. सो क्या डिकोड करा है आज रात ठीक 11:59 पर नीचे कमेंट्स में जिसने भी मेरी ग्रे टी शर्ट का मजाक उड़ाया है उसको लूज मोशंस हो जाएंगे. ये क्या था? हाँ ये नेटफ्लिक्स पर है. डिकोड विद ध्रुव. हाँ मुझे पता है कि डेथ नोट ऐसे काम नहीं करता, उसमें लोग सीधे मर जाते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा मॉर्बिड सा है. वैसे ये कार्टून इतना एडल्ट्स के लिए कैसे है? कार्टून तो बच्चों के लिए होते हैं ना, जिसमें मारामारी होती भी है तो उसमें सिर्फ छोटी सी चोट लगती है, कोई खून खराबा नहीं होता. कैसे टू ही निकल आता है. फिर ये कार्टून्स जो एडल्ट्स के लिए बनाए गए हैं ये क्या होते हैं? इंडिया में ऐसे कार्टून्स क्यों नहीं होते और क्या एनीमे शोज लाइव एक्शन शोज से बेहतर होते हैं? दिखते नहीं. दोस्तों डेथ नोट के बारे में बात करने से पहले हम कार्टून, एनीमे, मांगा और कॉमिक्स इन सब का मतलब समझ लेते हैं और क्या डिफरेंस होता है इन सब के बीच में. देखो एनीमे का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन, सिंपल है. लेकिन जापान में इस शब्द का कुछ खास मतलब नहीं है. वहां के सारे एनिमेटेड शोज को एनीमे ही कहा जाता है. अच्छा. लेकिन बाकी दुनिया में एनीमे का मतलब बन गया है जापानीज एनिमेटेड शोज, और खास करके वो शोज जिनकी थीम्स जो होती हैं वो बच्चों को केटर नहीं करती बल्कि एडल्ट्स के लिए बनाई जाती है. ये कॉन्सेप्ट इंडिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहां पर हम एनिमेशन को सिर्फ कार्टून समझते हैं जो कि बच्चों के लिए बनाए जाते हैं. एनीमे खुद एक जॉनर नहीं है. एनीमे किसी भी तरह का हो सकता है, कॉमेडी, रोमांस, कुछ भी. जैसे कि बॉलीवुड खुद में एक जॉनर नहीं है. और अब रही बात मांगा और कॉमिक्स की, तो यहां फर्क थोड़ा बड़ा है. मांगा यानी ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स, जो जापान में बहुत फेमस है. ये आर्टिस्टिकली मार्वल और डीसी कॉमिक्स से काफी अलग होती हैं. आज के सारे बड़े पॉपुलर एनिमे शोज पहले सिर्फ मांगा हुआ करते थे. डेथ नोट, नारुतो, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, अटैक ऑन टाइटन, ये सारे एनिमे शोज इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं. लेकिन पब्लिक परसेप्शन की वजह से एनिमे के चैनल्स ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सके इंडिया में. टीवी पे आने वाले एनिमे कभी वो कार्टून वाला इमेज हटा ही नहीं पाए. इंडिया में ऐसे एडल्ट कार्टून्स के नाम पे कोई एग्जाम्पल तक नहीं है. और अब जापानीज एनिमे भी सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही आपको मिल सकता है. नेटफ्लिक्स पे जापान के एनिमेटेड शोज के साथ साथ दूसरे एडल्ट एनिमेटेड शोज भी हैं, जैसे कि रिक एंड मॉर्टी और बोजैक हॉर्समैन. लेकिन डेथ नोट में ऐसा क्या खास था कि चाइना में कुछ स्कूल्स को डेथ नोट से रिलेटेड मर्चेंडाइज को बैन करना पड़ गया क्योंकि स्कूल के बच्चे अपने एनिमीज का या फिर अपनी टीचरों का नाम डेथ नोट वाली किताबों में लिखने लगे. डेथ नोट का टीवी शो 2006 में रिलीज हुआ था और मांगा 2003 में पहले लॉन्च हुआ था. लेकिन लॉन्च के तुरंत बाद ही क्रिएटर सुगुमी ओबा और ताकेशी ओबाटा को पता चल गया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा हाथ में लगा है. वैसे सुगुमी ओबा खुद भी एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं. उनके बारे में भी डेथ नोट के रेक्लूसिव जीनियस लीड इन्वेस्टिगेटर एल की तरह ज्यादा कोई जानकारी नहीं. और तो और सुगुमी एक आदमी है, उसका रेवलेशन भी हाल ही में ही हुआ है, रिसेंटली ही पता चला है. शायद उन्हें अपना असली नाम रिवील नहीं करना ताकि कोई उनका नाम डेथ नोट में ना लिख सके. कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टोरी भी काफी यूनिक है. स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि शिनिगामी जो डेथ नोट के ओनर को ही दिखाई देते हैं वो जापानीज माइथोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है. डेथ नोट 37 एपिसोड का क्रिस्प और टाइट शो है. डीपली देखा जाए तो ये पावर और पावर के नशे की कहानी भी है. दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को जस्टिस के रखवाले समझते हैं. लाइट जो कि एक साधारण सा स्टूडेंट है, धीरे धीरे अपने एंड्स को जस्टिफाई करने के लिए खुद ही क्रिमिनल बन जाता है. और क्लासिक जापानीज एनिमे फैशन में शिनिगामीज के मोटिवेशंस और डिजायर्स को भी एक इलेबोरेट तरीके से दिखाया गया है. ये एक चीज जापानीज एनीमे बहुत ही सक्सेसफुली कर सकते हैं. उन्हें किसी भी छोटी से छोटी चीज को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और रिच बैक स्टोरी देना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है. शायद इसीलिए नारुतो या ड्रैगन बॉल जी में एक फाइट सीन 20 से 30 एपिसोड्स तक भी चल सकता है,
क्योंकि हर एक मुक्के की भी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी होती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे डायलॉग्स के साथ साथ डेथ नोट और स्पाइडरमैन बैटमैन में कॉमन ये है कि इन सबका लीड कैरेक्टर एक विजिलेंटी है। सुपर हीरो मूवीज को देखकर हमें भी शायद ये लगता है कि ये सारे विजिलेंटीज अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो कानून को अपने हाथों में लेके मारपीट करता हो, उन्हें भी अपने बारे में शायद यही लगता होगा कि वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ पर डेथ नोट में भी लाइट को अंत तक यही लगता है कि वो जो भी कर रहा है भले के लिए ही कर रहा है, चाहे कितना ही गलत क्यों ना कर रहा हो, सब जस्टिफाइड है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल दुनिया को अच्छा और बेहतर बनाना है। यही सेम आइडियोलॉजी होती है उसके काउंटर पार्ट एल की। दोनों को लगता है कि दे आर जस्टिस। ग्रीक फिलोसोफर्स भी कहते हैं कि जस्टिस का पर्दा सिर्फ तब तक रहता है जब तक हमें पकड़े जाने का डर होता है। जब लाइट डेथ नोट छोड़ देता है और उसकी याददाश्त चली जाती है तो वापस एक अच्छा सुधरा हुआ लड़का बन जाता है, लेकिन पावर वापस आते ही उसका गॉड कॉम्प्लेक्स लौट आता है और एंड में जस्टिस के लिए सब कुछ जस्टिफाइड हो जाता है। इन कॉमिक बुक्स के साथ एक और चीज एनिमेज में बड़ी सिमिलर है, और वो है कि इन सब की फुल लेंथ लाइव एक्शन हॉलीवुड एडेप्टेशंस। अटैक ऑन टाइटन, ड्रैगन बॉल जी, ऐसे सारे मेजर एनिमे हिट शोज की एक फ्लॉप हॉलीवुड मूवी जरूर बन चुकी है। ये सारे हॉलीवुड एडेप्टेशंस कभी एनिमे का या मांगा का जो एसेंस है वो कैप्चर नहीं कर पाए, शायद क्योंकि एनिमे का जो स्टाइलाइज्ड नेचर है वो लाइव एक्शन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेथ नोट में एक चिप्स खाने तक का सीन भी, उसमें जो कैमरा कट्स हैं, डायरेक्शन है, वो इतना ड्रामेटिक दिखाया गया है कि एकता कपूर भी शर्मा जाएगी। लाइव एक्शन में ऐसे पावरफुल सीक्वेंसेस बोरिंग लगते हैं क्योंकि उन्हें रियलिस्टिक बनाने की खोज में वो स्टाइल फीका पड़ जाता है, और ऐसे अडेप्टेशन जापान के ओटाकू और दुनिया भर के फैंस को कभी पसंद नहीं आएंगे। ओटाकू जापानीज कल्चर में एक टर्म है जो उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जिन्हें लोगों से ज्यादा अपने कंप्यूटर से प्यार हो और पॉप कल्चर के कुछ एरियाज में एक्सपर्ट्स हो, जो बाहर जाना ना पसंद करते हो। बेसिकली कह लो वहां के जो नर्ड और इंजीनियर्स होते हैं उन्हें ओटाकू कहा जाता है। डेथ नोट के मेन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी और शो का जो पजल सॉल्विंग नेचर है वो ओटाकू कल्चर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। शो के सारे ट्विस्ट और टर्न्स पहले से सेट किए हुए रूल्स पर ही बेस्ड होते हैं। लाइट अपनी होशियारी से सेट किए हुए रूल्स से ही प्लान बनाता है। जैसे नियोमी के फियोंसे को मारने के बाद नियोमी का असली नाम जानने के लिए उसे झूठ बोलता है और डेथ नोट का एक पेज अपने साथ ले जाता है। बुक को देख के तो किसी को भी शक हो जाता है, लेकिन एक पेपर तो बड़ी नॉर्मल सी चीज होती है। ये नियोमी का डेथ सीन एक बढ़िया ट्रांजिशन पॉइंट भी है लाइट का कीरा की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का। शुरू किताब से हुई थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कीरा अपनी वॉच में भी डेथ नोट का एक पन्ना छुपा कर रखता है। शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है, ब्रिलियंट मूव्स हैं इस शो में विच आर माइंड ब्लोइंग, बिकॉज सारे क्लूज पता होने के बावजूद आगे क्या होगा ये जानना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यही ऑब्सेसिव किस्म के कैरेक्टर्स डेथ नोट के लीड कैरेक्टर्स हैं। लाइट और एल दोनों दुनिया से थोड़ा अलग सोचते हैं। एल तो कभी ढंग से कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकता। पहले ये ओटाकू टर्म इंसल्ट की तरह यूज किया जाता था, लेकिन आज ऐसे लोगों की और इस टर्म की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। वैसे ऐसा नहीं है कि सारे जापानीज एनिमे शोज एडल्ट्स को ही केटर करते हैं। शिनचैन बहुत सालों से इंडिया के बच्चे देखते आ रहे हैं और ये शो का ह्यूमर बच्चों से लेकर बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। एनीमे तो एक स्टोरी टेलिंग का टूल है जो अतरंगी स्टोरीज को दिखाने में मदद करता है, क्योंकि ड्राइंग तो आप किसी भी दुनिया की कैसे भी कर सकते हैं। फिजिक्स के ग्रेविटी के किसी भी लॉस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आर्टिस्ट की इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। और वैसे जापान की जो एनिमेशन इंडस्ट्री है इसमें लेबर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इंडस्ट्री में टैलेंट की बहुत कमी है और पैसों की भी। एंट्री लेवल एनिमेटर्स को एक ड्राइंग के लिए 200 येन यानी सिर्फ $2 या 150 रुपए ही मिलते हैं, और एक ड्राइंग को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे अपने लेवल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने से आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी। एटलीस्ट दुनिया भर में और जापान में आर्टिस्ट का स्ट्रगल बहुत ही कॉमन चीज है। इस बारे में और जानने के लिए हमने बात करी एक एक्सपर्ट से। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ पाल जी से, जो कि एक एनिमेटर और डायरेक्टर हैं। डेथ ऑफ अ फादर के ये राइटर डायरेक्टर हैं और अमर चित्रकथा की सन्स ऑफ राम फिल्म पे काम कर चुके हैं। एनिमेटेड शोज होते हैं जो एडल्ट्स को केटर करते हो, ऐसे क्यों नहीं होते इंडिया में? बाहर की कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जापान में ऑब्वियसली अमेरिकन्स के साथ ही, मतलब वो लोग इंस्पायर्ड थे अमेरिकन एनिमेशन से। डेफिनेटली ऐसा तो है, बट एट द सेम टाइम इफ यू सी वेस्ट में इट स्टार्टेड विद अपीलिंग किड्स। जब वो एनिमेशन कंज्यूमिंग ऑडियंस जब बड़ी हो रही थी तो दे वर क्रेविंग फॉर एनिमेशन एंड दे वर क्रिएटिंग एनिमेशन दैट दे कुड वॉच। हमारा जो प्रीवियस जनरेशन था, हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने एनिमेशन देखा ही नहीं। We have been privileged to get exposed to, say, India's first animated series, which was Gaya Baya. Then there is we got exposed to Cartoon Network, तो Dexter, Samurai Jack, ये सब हम लोगों ने देखा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट दिस स्विच विल हैपन। जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे आप सपोज करिए बहुत सारे लेस बजट वाले शोज बनते हैं अमेरिका में, बोजैक हॉर्समैन ले लीजिए, या जैसे साउथ पार्क एक टाइम पे बनता था जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। द कंटेंट वाज इंटेलेक्चुअली केटरिंग टू अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस, यू नो, जो ऑफेंसिव ह्यूमर से ऑफेंड ना हो। ये सब चीजें इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए ये मेरा मानना है कि देयर शुड बी इनफ एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी मीडियम का सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है कि आप उस पे इतने फेलियर्स हो जाएं कि आपको समझ में आने लगे कि भाई अच्छा ये फेलियर से ये लर्निंग्स हैं। तो हाँ, पर्सनल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एनिमे शोज आप देखते होंगे तो आप क्या प्रेफर करते हैं, सबटाइटल्स के साथ या डबिंग के साथ? Oh, I am a sub guy. Especially Japanese content कल्चरली बहुत रिच है। सिर्फ जापानीज ही नहीं, मतलब वर्ल्ड का आप कोई भी कंटेंट कहीं से भी उठाइए, पोलिश फिल्म उठाइए, एस्टोनियन फिल्म उठाइए, रशियन फिल्म उठाइए, भाई तो इंडियन नहीं देखी जाती यहाँ पर। तो कल्चरल नुआंसेस ना वो तब निखर के आते हैं जब वो ओरिजिनल लैंग्वेज में, डबिंग में वो बात निखर के नहीं आती है। कॉल एंडेड। एनिमेशन के साथ साथ जापानीज एनिमे शोज को वेस्टर्न ऑडियंसेस के लिए ट्रांसलेट भी करना पड़ा है। और यहाँ आता है एक एनिमे फैन के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या आप एनिमे शोज को इंग्लिश डबिंग के साथ देखते हो या सबटाइटल्स के साथ देखते हो? आप टीम सबs हैं या टीम डब्स हैं? इस छोटे से सवाल से बहुत भेदभाव होता है तो एनिमे कम्युनिटी में। प्योरिस्ट का मानना है कि शो को ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना चाहिए, उसी में ही असली मजा आता है। और अगर आपको सबटाइटल्स के साथ शोज देखने में मुश्किल नहीं होती तो आपको भी थोड़ी देर बाद इंग्लिश में डब किए गए कैरेक्टर्स की आवाज सही नहीं लगेगी। इनफैक्ट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पोकेमॉन और ऐसे कार्टून्स की अलग अलग डबिंग टीवी पे दिखाई जाती है। साउथ इंडिया में इंग्लिश डबिंग होती है और नॉर्थ इंडिया में हिंदी डबिंग होती है। आज डबिंग की इंडस्ट्री काफी बड़ी हो गई है। बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्म स्टार्स जैसे कि शाहरुख खान, अनिल कपूर वगैरह, ये सब डबिंग कर चुके हैं बड़ी हॉलीवुड मूवीज के लिए। डबिंग की कला को और समझने के लिए हमने बात करी एक एक्सपर्ट से। कॉल पे चाचा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सोनल कौशल जी से, जो कि एक डबिंग आर्टिस्ट और यूट्यूबर हैं और डोरेमोन और छोटा भीम जैसे शोज में इन्होंने अपनी आवाज दी है और अपने चैनल मोटर माउथ पर भी कंटेंट बनाते हैं ये। तो क्या डबिंग जब आप करते हो तो हर चीज को लिटरली ट्रांसलेट करते हो या कई बार कुछ ऐसे जोक होते होंगे जो सिर्फ जापानीज में ही काम करते होंगे? कभी कभी अडेप्ट भी करना पड़ता है और इसमें जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी कभी लिटरली लिखा होता है और हम ऑन द टेबल ऑन द माइक हम लोग चेंज कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग डायलॉग्स चेंज कर देते हैं। जो डबिंग डायरेक्टर्स होते हैं हम लोग सब पूरी टीम मिलके हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इंडिया के हिसाब से थोड़ा इंडियन टच लाते हो उन डायलॉग्स में और जोक्स में भी। हाँ, इतनी लिबर्टी हमारे पास होती है, हम लोग कर देते हैं। आजकल तो आप देखते होंगे बॉलीवुड स्टार्स भी डबिंग करने लग गए हैं। एज ए डबिंग आर्टिस्ट आपको पता लगता है कि कब कोई डबिंग आर्टिस्ट डबिंग कर रहा है या फिर कब कोई बॉलीवुड स्टार डबिंग कर रहा है किसी हॉलीवुड फिल्म? वॉइस एक्टिंग एंड एक्टिंग बहुत डिफरेंट है। वॉइस एक्टिंग में आई थिंक थोड़ा सा एक अलग पुश चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मीडियम है अपनी ऑडियंस तक पहुंचने का। जब आप कैमरे पे होते हैं तो आप दिख भी रहे हो, आप विजुअली दिख रहे हो लोगों को, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने चेहरे से, अपनी पूरी बॉडी से और अपनी वॉइस से। अब जैसे कोई एक हीरो है बॉलीवुड और वो एक हॉलीवुड सुपर हीरो को आवाज दे रहा है लेट्स से, तो वो अपने स्टाइल में ही देता है। वो अपने वो कैरेक्टर में बैठ नहीं पाता। एक वॉइस एक्टर क्या करता है, अच्छा, वो अलग अलग कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकता है अपनी आवाज से। हम लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं ना इतने सालों से ये करते करते, तो ये हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर कोई हीरो है तो वो कर नहीं पाते। ये सही बात है। तो कुछ लोग डबिंग को प्रेफर करते हैं और कुछ लोग सबटाइटल्स को प्रेफर करते हैं। आप पर्सनली किसे प्रेफर करते हैं? मैं तो पर्सनली डब वर्जन को ही प्रेफर करती हूँ। डब्ड वर्जन। हाँ, मैंने वैसे सबटाइटल वाले बहुत ज्यादा देखे भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैंने एक बार कोशिश की बट मुझे मजा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो मुझे डब वर्जन मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। और आजकल इतनी ज्यादा एनिमे फैन क्लब्स जो हैं वो चाहते हैं कि डब वर्जन आए एनिमे के इंडिया में। मैंने रिसेंटली स्पिरिटेड अवे में चिहिरो का डब किया था, चिहिरो को वॉइस दी। तो मुझे इतना प्यार मिला उसके लिए, तो मुझे लगता है कि और आने चाहिए। मतलब मेरे लिए तो डब वर्जन इज बेटर। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, इंडिया में एनिमे के फैंस भले ही बहुत सारे हों, लेकिन मेजॉरिटी को आज भी एनिमेशन सिर्फ कार्टून्स ही लगता है।
इस वजह से इंडिया का कोई भी एडल्ट ओरिएंटेड एनिमेटेड शो नहीं है। और एनिमे, मांगा, इन सारे शब्दों का जापान में और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मतलब काफी अलग है। ये ताज्जुब की बात है ना कि एक छोटे से आइलैंड पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ और कितने ऐसे इनोवेशंस दुनिया भर में फैले हुए हैं, और ओरिजिनल के सक्सेस को अपने अंदाज में डुप्लीकेट करना अभी तक हॉलीवुड सीख नहीं पाया। वैसे वन पंच मैन, नारुतो, वन पीस, इन सारे शोज के भी लाइव एक्शन मूवीज आने वाले हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। नारुतो मेरे लिए तो बड़ी आइकॉनिक सीरीज है, तो आई होप दे कैन डू इट जस्टिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अगले हफ्ते में किस शो के बारे में बात करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पहले तो स्टार्टिंग में हमारे लिए ऐसे था जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, बिकॉज वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट एनिमेशन, बट ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही हमारे लिए क्योंकि थोड़ा बहुत पता चल पाया। एंड मैं डेथ नोट जो है हमने पहले भी बोला, हमने 20 बार शुरू से बहुत सुना है, तो कि उसका वन ऑफ द फेवरेट कार्टून है, एनिमेशन है उसका। तो लेट्स सी क्या है डेथ नोट, देखने की क्यूरियोसिटी तो बनी है, बट जब पता लगा उसके इतने सारे एपिसोड्स हैं तो सॉरी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल। बताया तो उसने 37 की नियर बाय एपिसोड्स हैं और उसमें अलग अलग 37 सो उतने नियर बाय हैं, पता नहीं 27 या 37, मुझे इतना ही सुना था मैंने, इतना ध्यान थोड़े सुन रहा था एनीमे का, जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो उसमें कितना ज्यादा सुन सकते हो। सो वही चीज है, बाकी इसमें ना पूरा इसमें स्टोरी तो बता ही दी कि इसमें डेथ नोट में क्या कुछ होता है, ये सारा फलाना ढिमकाना और क्या कुछ हो रहा है। समझ आ गई स्टोरी तो समझ ही आ गई ना उसमें, थोड़े बहुत नॉलेज मिली बट इतनी ज्यादा नहीं। बट हाँ, एनिमेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि क्या एनिमेशन है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टून एंड एनिमेशन। हाँ, कार्टून एंड एनिमेशन, या ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता था कि जो पहले वो आता था पोकेमॉन, वो एक एनिमेटेड कार्टून है, वो हमारे लिए तो एक कार्टून फॉर्म ही था। हाँ, और शिनचैन है, वो भी हाँ, शिनचैन को तो मैं इतना भी कुछ खास नहीं कि जो शिनचैन का जो वहाँ पे जो कार्टून है वो यंग भी एंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए भी। एक बात है, उसको डब करने वाले ने उसमें तो नहीं बोलता वो वैसे जापानीज में मैं इतना भी कुछ खास नहीं। उसने बोला ना कुछ आउट ऑफ द टेबल, अंडर द टेबल चेंज होता है, अंडर द ओवर द टेबल होता है, अंडर द टेबल क्या, तो अंदर क्यों जाके टेबल के अंदर क्यों जाके करेगा, तो ओवर द टेबल कर सकते ना, कोई अपने डब ओवर कैसे दिखा सकता है। मैं तो ओवर दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मेरे को ना अभी एक अपॉर्चुनिटी दिखी, अब एनीमे को इंडिया में लेकर आएंगे, लेकिन कैसे लेकर आएंगे पता नहीं, हम नहीं लेकर आएंगे, कोई लेकर आ सकता है। देखो जो मैं यहाँ आगे फिर कार्टून फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, अडल्ट ओरिएंटेड कार्टून। लोगों ने हमारे साथ वीडियो को एंजॉय किया, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं थी तो हमारे साथ हो गई होगी। सो टिल देन अगर आपको वीडियोस पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू कमेंट आल्सो। टिल देन माय बर्थडे साइनिंग आउट, बाय।